कौन है आया? ये लाइट ऑन करोगे क्या? नहीं करने? हाँ सरदार जी, ठीक हो? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली थी ना कल? बोलो, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी कल? स्टार्ट है क्लास, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। पढ़ी थी ना कल? पढ़ के आए हो? कुरकुरा ना खाओ, भूख लग रही है, रोटी खा के आए करो, दांत खराब हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया से पहले आपने एक सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी। धातुओं की कौन सी श्रेणी? सक्रियता श्रेणी। बताओ किसको याद है? ऊपर हाथ करो कि हम बता देंगे। फिर आज आपको फेमस करते हैं यूट्यूब पर, हैं? किसको याद है? लाइन टू लाइन बता दोगे? हैं? नहीं बताओगे? बताओ पहला तत्व कौन सा होता है सक्रियता श्रेणी का? पोटेशियम। दूसरा कौन सा होता है? सोडियम। तीसरा कौन सा होता है? कैल्शियम। केदारनाथ का माली मैग्नीशियम। आलू जरा देखो इधर, एल्यूमिनियम और जिंक। आलू जरा फीके पकाता है, Fe और Pb और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, मरकरी। कौन है? आगे आओ, यानी Ag और Au। ये है आपकी सक्रियता श्रेणी। 10th क्लास की एनसीईआरटी में इसको दे रखा है, आपको याद होना चाहिए। प्रथम 4 तत्वों में आपको पूछा जा सकता है कौन सा अधिक क्रियाशील है, कौन सा अधिक क्रियाशील है। लास्ट के 4 तत्वों में आपसे पूछा जा सकता है कौन सा अधिक क्रियाशील है। तो बताओ लास्ट के 4 तत्वों में कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना, इनके अंदर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कॉपर है। कौन सी है? इस श्रेणी में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अकेला पूछा जा सकता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु और सबसे कम क्रियाशील धातु, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बीच में से कोई 4 तत्व उठा देंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अधिक क्रियाशील है। तो हम कल पढ़कर आए थे कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनकी क्रियाशीलता का मान क्या होता है? घटता है। क्रियाशीलता का मान क्या होता है? घटता है। तो जो सबसे ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा और सबसे नीचे होगा वो क्या होगा? सबसे कम क्रियाशील होगा। पढ़े थे ना? बोलो याद है या नहीं? ये नहीं है याद या है याद? पाप लगा हुआ, देख लियो। सोमवार हो रहे, सावन को पहलो सोमवार। पढ़िए कौन नहीं थे? हैं? थाने पाप लगाओ जोर को। जोर को पाप मतलब शिव जी नाराज हो जाएगा। हैं? कौन ही में नाराज शिव जी? हैं? चलो हेडिंग डालो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखिए इसके अंदर, जब दो यौगिकों के दो यौगिकों के आयन या मूलक रेडिकल्स आपस में एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, आपस में एक दूसरे को विस्थापित करते हैं,
विस्थापित करते हैं तो इसे द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। पहला कथन तो ये बन गया, दो यौगिक आपस में क्रिया करेंगे तो यह अभिक्रिया किन के बीच में चलेगी? आयनों के बीच में। किन के बीच में चलेगी? आयन को ही कहा जाता है मूलक रेडिकल्स कहा जाता है। यानी एक यौगिक के सूत्र में देखो, इधर देखो, जैसे आपसे कहा जाए ZnSO4, ये एक क्या है? यौगिक है। इसके अंदर कितने आयन है? दो आयन है। मूलक कितने हैं? दो। रेडिकल्स कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको हो गए Zn+2 और SO4 माइनस क्या है? 2। ये दोनों क्या है? इसके अंदर आयन है। ठीक है, ये एक यौगिक है। यौगिक के अंदर होते हैं आयन और उन आयनों के बीच में ये अभिक्रिया चलती है। तो आप ये कहोगे इसमें या यह अभिक्रिया आयनों के बीच होती है। यह अभिक्रिया आयनों के बीच होती है। यह अभिक्रिया आयनों के बीच में होती है। पहली अभिक्रिया और पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है बेरियम सल्फेट BaSO4 और इसके साथ में अभिक्रिया करता है NaCl BaSO4 और BaSO4 के साथ में अभिक्रिया करता है NaCl। तो क्या बनेगा? देखो इधर, इसके अंदर दो आयन है, एक तो होता है Na+ और एक होता है Cl-। इसके अंदर भी याद रखना है दो आयन है, एक तो होता है Ba और बेरियम और एक होता है SO4-2 और Ba+ क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो यहां से याद रखना है आपको, जब भी अभिक्रिया होती है तो Ba और Na इन दोनों का आपस में क्या होता है? विस्थापन होता है। इसका मतलब है कि Ba की जगह कौन आ जाएगा? Na और बन जाएगा Na2SO4 और इसके साथ साथ में याद रखना है Na की जगह क्या आ जाएगा? Ba और बन जाएगा BaCl2। क्या बनेगा? BaCl2। ध्यान देना, यहां पर सोडियम था एक NaCl, यहां पर Ba कितना है? BaSO4 के रूप में। Cl कितना है? यहां पर 1 है। पहली बात तो याद रखना है किस किस के बीच में विस्थापन हुआ? तो विस्थापन होता है किसके बीच में? आयनों के बीच में। अब विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है? तो आपने ये पढ़ा था जिंक प्लस क्या पढ़ा था? CuSO4 या CuSO4 प्लस में क्या पढ़ा था आपने? जिंक पढ़ा था। CuSO4 प्लस में क्या पढ़ा था? जिंक पढ़ा था। अब मैं आपसे पूछूं, ये अभिक्रिया दो यौगिकों के बीच में हो रही है क्या? ऊपर वाली ये जो अभिक्रिया ये दो यौगिकों के बीच में हो रही है क्या? नहीं हो रही। ये एक तो क्या है? यौगिक और एक क्या है? तत्व या धातु या परमाणु कह सकते हो आप। यहां देखो, ये अभिक्रिया किसके बीच में हो रही है? दो यौगिकों के बीच में हो रही है। दो यौगिकों के दो आयन आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानने का क्या है? ये तरीका है। प्रत्येक द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया कभी भी क्या नहीं होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। यह बात याद रखना। इसको आप द्विविस्थापन कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके अंदर दो यौगिक नहीं है, एक तो तत्व है और एक क्या है? यौगिक है। अब ये अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील। तो कॉपर जिंक कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और कॉपर कहां निकल जाता है? बाहर। जिंक इसकी जगह आकर के बैठ जाता है, बनता है ZnSO4 और प्लस में क्या बनता है? कॉपर। एक बार क्या हुआ? विस्थापन। यहां किस किस का विस्थापन हो रहा है? तो आप कहोगे सोडियम आता है किसकी जगह?
किसकी जगह आता है सोडियम, बेरियम की जगह। और बेरियम किसकी जगह आता है, यहां पर केवल जिंक बैठता है किसकी जगह, कॉपर जगह। कॉपर जिंक की जगह थोड़ी आता है, कॉपर तो अभिक्रिया से कहां जाता है, बाहर जाता है, उत्पाद के रूप में बनता है। समझ आया नहीं आया, बोलो। आप विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में सब दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां पर 2 बार विस्थापन हुआ है इसलिए कहलाता है यह क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो इसी अभिक्रिया को अपन उल्टा करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये अभिक्रिया दी गई है और आपको उत्पाद बनाना है। आप उत्पाद बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपके सामने ये अभिक्रिया लिखी हुई है, ऐसी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर Na2SO4 और प्लस में क्या बना रखा है आपके पास में, ये BaCl2। अब आपको ये अभिक्रिया करवानी है, तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। Ba कहां जाएगा, इसके पास में, ये Na कहां आएगा, इसके पास में। तो याद रखना Ba बनेगा BaSO4 और क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा आपका NaCl। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। समझ आया नहीं आया, चलूं क्या आगे, लिखा है क्या आपने, नहीं लिखा, लिख लो कोई बात नहीं। नीचे वाली अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित, असंतुलित अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, लिखा है ना स्टार्टिंग में पढ़ा है तब। असंतुलित अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, कंकाली समीकरण। किस नाम से जानते हैं, तो ये है कंकाली समीकरण। बताओ इसमें क्या संतुलित नहीं है, देखो सोडियम यहां कितने हैं और यहां सोडियम कितना है, 1 है, इसके आगे क्या लगाएंगे अपन, 2 लगाएंगे, ठीक है। सोडियम कितने हो गए, 2, यहां पर भी सोडियम कितने हो गए, 2। ये सल्फेट यहां पर SO4, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, यहां 1 सल्फर और कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ये क्लोरीन ये कितना है, 1, यहां पर भी कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 2, तो यहां पर भी क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया है, ठीक है ना। नीचे वाली अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। एनसीईआरटी के अंदर ये अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, आपको ये याद रखनी है और पेपर में पूछी गई है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2 बार पूछी गई है फर्स्ट पेपर के अंदर, ठीक है। रेलवे एग्जाम में आ चुकी है ये अभिक्रिया, क्लियर है बात है, तो आपको याद रखना है। अब इसके अंदर पूछा क्या जाता है, देखो इधर ये जो उत्पाद बनता है ना, ये उत्पाद बनता है अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब ये उत्पाद होता है अघुलनशील। क्या होता है, अघुलनशील, और इसका रंग पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ये अभिक्रिया दे दी Na2SO4 और BaCl2 दोनों ने अभिक्रिया की, ये उत्पाद बना करके दे दी और आपसे पूछा जाएगा यह अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपको यह दिया जाएगा कि उपर्युक्त अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है। तो यह अभिक्रिया एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह बन रहा जो उत्पाद है, ये उत्पाद बनता है क्या, अवक्षेप। अवक्षेप मतलब ये जो प्रखनली होती है, इस प्रखनली के पेंदे में जाकर के ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और ये पूरे विलयन के अंदर घुलता नहीं है, और जो इकट्ठा हो जाता है उसको बोला जाता है अवक्षेप। क्या बोला जाता है, अवक्षेप। तो ये अवक्षेप बना है, ये बना है BaSO4। इसका रंग पूछा जाता है पेपर में और इसका रंग होता है, याद रखना है, सफेद। कैसा होता है, सफेद। तो सफेद रंग का क्या बनता है, ये अवक्षेप बनता है। सफेद रंग का क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। ऊपर वाली अभिक्रिया लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अभिक्रिया आपको जरूर लिखनी है, ठीक है ना। Na2SO4 प्लस में क्या है BaCl2, अभिक्रिया करवाओगे तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में सफेद रंग का प्राप्त होता है। लिख लिया सबने, रंग लिखना है जरूर, आपको पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट अभिक्रिया, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं इसका, लिखो आप लेड नाइट्रेट। बताओ लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कल पढ़ा था, बताओ क्या होता है, Pb
PbNO3 होल ट्वाइस। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं तो बताओ, देखो इसके अंदर मूलक है, ये है K+ और I-। इसके अंदर याद रखना है आपको Pb+2 और NO3-। ये है, क्लियर है? तो आपको यह देखना है कि ये Pb कहां जाता है? पोटेशियम के पास में, और पोटेशियम कहां आता है? Pb के पास में। ठीक है, तो क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और प्लस में क्या बनता है? तो आप कहोगे PbI, और क्या बनता है? I2 बनता है, PbI2 बनता है। ठीक है ना? देखो इधर, यहां पर आयोडीन कितना है? 2। यहां पर करोगे आप कितना? 2 करोगे तो ये पोटेशियम कितना हो गया? 2। पोटेशियम 2 हो गया, तो यहां पर क्या लगाओगे आप? 2 लगाओगे। ठीक है ना? पहले से यहां पर देखो नाइट्रोजन 1 है, यहां पर भी नाइट्रोजन 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 3 दुआ कितना है? 6, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 3 दुआ 6। ठीक है ना? तो ये भी कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब इसके अंदर जो बनने वाला अवक्षेप होता है KNO3, बनने वाला जो, सॉरी KNO3 नहीं, PbI2 जो अवक्षेप होता है, ये याद रखना, चमकीला कैसा होता है? चमकीला पीला। चमकीला पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप का रंग बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछे जाते हैं। चलो ये अभिक्रिया करो आप, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और KCl पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया करवाओ और उत्पाद बनाओ आप। क्या बनता है? क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट AgCl। अंकिता ने उत्पाद बना दिया। इसको लेके आना है पोटेशियम के पास, पोटेशियम को लेके आना है किसके पास? Ag के पास। ठीक है, ये बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और बनेगा AgCl। AgCl अवक्षेप के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? अवक्षेप के रूप में पाया जाता है, और इसका रंग होता है कैसा? सफेद। कैसा रंग होता है? सफेद रंग होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर आपको तीर का निशान नीचे की तरफ मिलेगा। किधर मिलेगा? नीचे की तरफ तीर का निशान मिलता है। यह अभिक्रिया अभी जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसमें पूछी गई थी, और उसमें इससे संबंधित यह कथन था। यह अभिक्रिया दी गई थी और 4 कथन दिए गए थे। अवक्षेप का क्या पूछा गया था? रंग पूछा गया था। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कितनी हो गई? 3। तीनों आपको याद होनी चाहिए। पेपर के लिए जो छोटे स्तर के एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है, वो अभी तक ये अभिक्रिया लगभग आ चुकी है 3 से 4 बार। कितनी बार आ चुकी है? 3 से 4 बार। वापिस फिर रिपीट होगी तो ये अभिक्रिया पूछी जाएगी। या तो इसका पूछा जाएगा अवक्षेप का रंग, या पूछा जाएगा अभिक्रिया का प्रकार। क्या पूछा जाएगा? अभिक्रिया का प्रकार। या थोड़ा सा और गहराई में जाए तो जहां पर अवक्षेप प्राप्त होता है उस अभिक्रिया को कहते हैं अपन अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी एक अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है? कौन सी एक अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है? ठीक है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? नाम है बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पेपर में द्विविस्थापन अभिक्रिया न मिले तो प्रत्येक द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है?
विस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको पेपर में विस्थापन अभिक्रिया भी मिल सकती है। दोनों ऑप्शन में न मिले तो तीसरा याद रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के दौरान अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए यह कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्लियर है बात? इस से आपको 3 प्रकार के प्रश्न मिल गए प्रकार प्रकार में। अब इन्हीं अभिक्रियाओं को आगे चलकर अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और किसमें? अपचयन में। किसमें पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण और अपचयन में। वहां आपको ये अभिक्रिया फिर मिलेगी, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बताओ क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो अवक्षेप किस रंग का प्राप्त होता है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बेरियम सल्फेट। ये तो है रासायनिक नाम। फॉर्मूला क्या हो गया? BaSO4। BaSO4 और सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, सह उत्पाद के रूप में बनता है सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? अवक्षेप जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? BaSO4 बनेगा। दूसरी अभिक्रिया हमने करवाई है लेड नाइट्रेट। बताओ इसका नाम क्या है? लेड नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान याद रखना ये बनता है अवक्षेप, जिसका रंग क्या होता है? चमकीला पीला। चमकीला पीला। ठीक है ना, और सह उत्पाद के रूप में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। बताओ ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। दोनों की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और ये बनता है सिल्वर क्लोराइड। चांदी का क्या है? ये क्लोराइड है। चांदी का क्या है? क्लोराइड। इसका रंग कैसा होता है? सफेद रंग। कैसा होता है? सफेद रंग। ठीक है, तीनों अभिक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए। बताओ इन अभिक्रिया में कोई दिक्कत है? अब लिख लिख के याद करोगे ना तभी याद होगी ये, और एग्जाम तक याद रखना है आपको। तो डेली इनको 5-10 मिनट क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है ना, डेली लिख लिख करके याद करोगे तो ही एग्जाम तक क्या रह पाएगी? ये याद रह पाएगी। ठीक है, पेपर में बनेगा कथन और कारण। क्या बनेगा? कथन और कारण। पेपर में बनेगा सही कथन कौन सा है और गलत कथन कौन सा है। पेपर में 4 अभिक्रियाएं दी जाएगी, उनके सामने अभिक्रियाओं के प्रकार दिए जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? मिलान करना पड़ेगा कि कौन सी अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है ना, सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ी थी संयोजन। दूसरा पढ़ा था आपने क्या? अपघटन। अपघटन में भी कितने प्रकार पढ़े थे? 3। किसके द्वारा अपघटन? उष्मा यानी ताप के द्वारा अपघटन। दूसरा अपघटन कौन सा था? विद्युत अपघटन। तीसरा अपघटन कौन था? प्रकाशिक अपघटन। ठीक है ना, फिर आपने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया और चौथी आज आपने पढ़ी है कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? लिखो, नोट लगाओ। प्रत्येक द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रत्येक द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रत्येक द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया होती है। प्रत्येक द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। अभिक्रियाओं के अन्य प्रकार। अभिक्रियाओं के अन्य प्रकार, और अन्य प्रकार में अपन लिखेंगे नंबर 1 उष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और नंबर 2 उष्मा शोषी अभिक्रिया
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्यों होती है याद रखना। देखो, एक आपके पास में बीकर है और बीकर के अंदर एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक क्या है, बी है। इन दोनों को आपने मिलाया और मिलाने के बाद में उत्पाद बना, एक बना सी और एक बना डी, एक बना सी और एक बना डी। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हो ना, तो मिलाने के परिणाम स्वरूप जो पुराने बंध है, पुराने बंध टूटते हैं। बंध क्या होते हैं, टूटते हैं। और नए बंध क्या होते हैं, नए बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। नए बंध का निर्माण होता है। जब बंध टूटते हैं और बंध बनते हैं तो याद रखना, अभिक्रिया से ऊष्मा क्या निकलती है, ऊष्मा या तो बाहर निकलेगी या ऊष्मा क्या की जाएगी, या ऊष्मा याद रखना है ग्रहण की जाएगी। जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब ऊष्मा ग्रहण की जाती है तो उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है। कब होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और कब होगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, अगर आप कहो कि ये है अभिकारक, क्या है ये, अभिकारक। यदि अभिकारक की जो ऊष्मा होती है वो होती है क्या, कम, और उत्पाद की ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा। उत्पाद की ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा। अभिकारकों की ऊष्मा क्या हो, कम, और उत्पाद की ऊष्मा क्या हो, ज्यादा। तो अतिरिक्त ऊष्मा अभिक्रिया से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। इन अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए ऊष्मा चाहिए कम, लेकिन उत्पाद की ऊष्मा तो क्या है, ज्यादा है। उत्पाद अपने पास ऊष्मा क्या रख रहा है, ज्यादा रख रहा है, लेकिन अभिकारकों के पास में ऊष्मा क्या है, कम है। तो जो बच गई ऊष्मा है उस ऊष्मा को अभिक्रिया से कहां निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। ये कहलाती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कथन क्या बना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊष्मा क्या होती है, कम, और उत्पाद की ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है बात। ठीक है। अब जो आपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया लिखी है, इसके अंदर आपको याद रखना है अभिकारक जो होते हैं इनकी ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा, और उत्पाद की ऊष्मा क्या होती है, कम। तो उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा और चाहिए, उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा और चाहिए, तो अभिकारकों को ऊष्मा बाहर से क्या दी जाएगी, दी जाएगी। तो याद रखना क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर जो अतिरिक्त ऊष्मा बाहर से दी जाती है वो ऊष्मा क्या कहलाती है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा, और उत्पाद की ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। उत्पाद की ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है कि जो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान पात्र याद रखना क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है उसके दौरान आपको याद रखना है पात्र क्या होता है, पात्र ठंडा होता है। पात्र क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे याद रखना, ये आपके पास में एक बीकर या कोई भी आपके पास में ये क्या है, बर्तन है। इस बर्तन के अंदर आपने क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है। ये माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, पुराने वाली बुक, उसके अंदर दिया गया है। आपको याद रखना है कि इसके अंदर पानी डाल रखा है और पानी डालकर इसके अंदर डालना है दावन सोडा। क्या डालना है, दावन सोडा। अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना। ये दावन सोडा है। दावन सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ये होता है दावन सोडा, है ना। इस दावन सोडे को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो याद रखना पात्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पात्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये कांच का गिलास मान लीजिए आप, कांच का गिलास क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कांच के गिलास का गर्म होना इस बात का संकेत है कि इस पात्र के अंदर होने वाली जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो प्रश्न क्या बना, जब
दावन सोडे को पानी से भरे गिलास के अंदर डाला जाए तो गिलास का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया? तो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर है बात? एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि ये है आपके पास में कांच का गिलास और इस कांच के गिलास में पानी डाला गया है। इस पानी के अंदर आपने क्या मिला दी? शक्कर मिला दी। शक्कर मिला दी तो याद रखना पात्र क्या हो जाएगा? ठंडा। पानी के अंदर शक्कर मिलाने से कांच के गिलास का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है। एक बात याद रखना है आपको, ये थोड़ी सी अलग बात है। एंथैल्पी परिवर्तन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 10th तक आपने नहीं पढ़ा। एंथैल्पी परिवर्तन मतलब कुल ऊर्जा परिवर्तन। कुल ऊर्जा परिवर्तन को लिखते हैं अपन डेल्टा एच से। क्या लिखते हैं? डेल्टा एच। कुछ नहीं, ये क्या चीज है आपको नहीं याद रखनी, लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव होता है कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए। और याद रखना डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब ये हो गया कि जब आपने बाहर से एनर्जी दी तो पात्र की या अभिकर्मक की या अभिक्रिया में कुल एनर्जी बढ़ी या घटी? बढ़ी। बढ़ी ना? पहले जितनी ऊर्जा थी उसमें आपने ऊर्जा और दे दी, इसका मतलब पहले की तुलना में ऊर्जा बढ़ी या घटी? बढ़ी। तो परिवर्तन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा एच का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए। डेल्टा एच नेगेटिव होता है कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? कैसे कि अगर अतिरिक्त ऊर्जा बच गई है अभिक्रिया के दौरान तो अभिक्रिया में से ऊष्मा बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो ऊर्जा परिवर्तन में कमी आई या वृद्धि? कमी आई। तो कमी आई है इसलिए हमने कहा डेल्टा एच का मान क्या होता है? नेगेटिव। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए। क्लियर है बात? पहली बात, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा ग्रहण की जाती है। क्लियर है बात? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में पात्र क्या हो जाता है? गर्म। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में पात्र क्या हो जाता है? ठंडा। क्लियर है बात? तीसरी बात, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान नेगेटिव और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव। डेल्टा एच का मान पॉजिटिव। जब पानी से भरे गिलास के अंदर दावन सोडे को मिलाया जाए तो पात्र क्या हो जाएगा? गर्म। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब याद रखना है पानी से भरे गिलास के अंदर शक्कर डाला जाए तो पात्र क्या हो जाएगा? ठंडा। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर है? चलो लिखें अब। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत बताना भाई। नहीं है तो इधर लिखोगे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और इधर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर लिखना है आपको अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में लिखना है आपको अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा ग्रहण की जाती है। ऊष्मा ग्रहण की जाती है। पात्र का तापमान, तापमान बढ़ता है
पात्र का तापमान, पात्र का तापमान कम होता है। कम होता है मतलब ये तो हो जाता है ठंडा, और पात्र इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है पात्र गर्म। फिर याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच को लिखना है आपको एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इधर लिखना है आपको डेल्टा एच का मान, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। डेल्टा एच का मान ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। क्लियर है? एक चीज और लिखी है हमने, हाँ, इसमें लिखना है आपको पानी में धावन सोडा मिलाना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और पानी में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाना ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। बहुत सारे एग्जाम्पल और लिखने हैं जो हमें बुक्स में दिए गए हैं, वो पहले बताओ इतना लिखा, ठीक है। सबको अपघटन अभिक्रियाएं याद है क्या? याद करो अपघटन अभिक्रियाएं जो हमने पढ़ी थी। अपघटन अभिक्रियाओं में बाहर से तापमान दिया जाता है, बाहर से तापमान दिया जाता है ना, तो बताओ ऊष्मा क्षेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी? बताओ ऊष्मा शोषी। इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल लिखोगे सभी प्रकार की अपघटन अभिक्रियाएं, सभी प्रकार की अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्लियर है? और देखते हैं अपन। उसके बाद में आपको लिखना है पाचन। पाचन कैसी प्रक्रिया है? ऊष्मा शोषी। पाचन, भोजन का जब भी पाचन होता है तो हमें लगता है कि एनर्जी मिलती है, हमें लगता है कि एनर्जी मिलती है। लेकिन आप सोचो, जब भी पाचन, खाना खाते हो आप, खाना खाने के 10-15 मिनट बाद में नींद आनी शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो पाचन की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में शरीर की एनर्जी लग चुकी है भोजन को पचाने के लिए। भोजन का पाचन तभी होगा जब हमारा शरीर खुद पाचन की प्रक्रिया में एनर्जी क्या होगा? बाहर से देगा। इसलिए हमारी शरीर की एकदम से एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, और हमें क्या आती है? नींद आती है। अर्जित,
थोड़ो हार्ड भोजन खा ले आप, जी हाँ, राबड़ी को पाचन आप सोचा लिक्विड है, लेकिन राबड़ी को पाचन बहुत किए हुए दो रोवे, दही को पाचन बहुत किए हुए दो रोवे, दही थोड़ो सो या एक गिलास फालतू पी लिया अपन की 5 मिनट के अंदर अंदर क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। इसका मतलब है दही को पचाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। राबड़ी को पचाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, है ना। इसलिए शरीर की एनर्जी क्या हो जाती है, वहां लग जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है और हमें क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। लेकिन जब भोजन पच जाता है, बाहर से ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन उस पचे हुए भोजन का क्या करवाती है, ऑक्सीकरण करवाती है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करवाती है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज का होता है दहन, और ग्लूकोज का दहन कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है, श्वसन के दौरान एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो श्वसन कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा क्षेपी, जबकि पाचन कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी है। ठीक है, तो पाचन ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। यहां पर लिखते हैं अपन श्वसन, और श्वसन की जो अभिक्रिया है वो आपको जरूर याद रखनी है, C6H12O6, ये है ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन मिलाते हैं इसके साथ में। ठीक है, तो बनता है, बताओ क्या, CO2 प्लस में बनता है जल, प्लस में क्या बनता है, जल बनता है, और प्लस में ऊष्मा क्या निकलती है, ऊर्जा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ये ऊर्जा किस रूप में बाहर निकलती है, तो ये ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है, 6CO2 और 6H2O, और यहां पर आ जाएगा 6O2। O2 लिख लिया क्या, सबने लिखा, चलूं आगे। देखो इधर, बताओ ये क्या है, नाइट्रोजन। क्या है ये, एक नाइट्रोजन का अणु है। ये बताओ क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु है ना। फिर ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है NH3। बताओ ये क्या बन गया, अमोनिया। क्या बन गया ये, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया। ये है नाइट्रोजन और ये क्या है, हाइड्रोजन। बताओ अभिक्रिया संतुलित है क्या, नहीं संतुलित है। ये देखो इधर NH3, नाइट्रोजन कितना है यहां पर, एक, वहां पर कितना है, दो, यहां पर क्या लगा दो, दो लगा दो। नाइट्रोजन कितना हो गया, दो, हाइड्रोजन कितना हो गया, तीन दुआ छह, यहां पर कितना लगा दो, तीन, तीन दुआ क्या हो गया, छह। ठीक है ना, N2 + 3H2 और क्या बन गया 2NH3। ये मात्रा आपको याद रखनी है, 93.33 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, अमोनिया निर्माण के समय, अमोनिया निर्माण के समय प्रति मोल कितनी जूल एनर्जी बाहर निकलती है, 93.33 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो इधर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड है ना, उसके अंदर 3 अभिक्रियाएं दी गई है, और उस 3 अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया में ऊर्जा की क्या दी गई है, मात्रा दी गई है। कभी ना कभी इस पर प्रश्न जरूर बनेगा कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, इसे कहते हैं अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि के अंदर प्रति मोल कितने किलो जूल एनर्जी बाहर निकलती है, तो आपको याद रखना कितने किलो जूल एनर्जी बाहर निकलती है, 93.33 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी बाहर निकलती है। क्लियर है। अच्छा,
ये अभिक्रिया आप पढ़ के आ चुके हो। Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में है जल H2O। ये अभिक्रिया पढ़ के आ चुके हो ना आप। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है या नहीं है ये, या वियोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा? अरे बोलो। चूना बनेगा। ये भी तो चूना ही है, बिना, ये बिना बुझा हुआ चूना है और बनेगा बुझा हुआ चूना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात है? जिस मटके में आपने ये डाला था उसमें डाल करके आपने इसमें ऊपर से क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, तो बन गया क्या? कड़ी। क्या बन गई? कड़ी बन गई। कच्ची दीवार पर करता, हाँ, आकड़ी के है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मटके का तापमान बढ़ता है, कई बार तो मटको की हो जाए फूट जानतो नहीं, कारण क्या है? तापमान बहुत ज्यादा हो जानतो मटको बेकारण। तो याद रखना ये है, इसके साथ में उष्मा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो बताओ उष्मा क्या है? ये क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये भी कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? चलो, एक है प्राकृतिक, प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस मीथेन CH4 गैस का दहन। कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जहां पर भी दहन शब्द आ जाता है, जहां पर भी दहन शब्द आ जाता है, इसका मतलब वो 100% कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखो, दहन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मतलब CH4 का क्या करवा दो आप? दहन करवा दो। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और कार्बन, इसके अंदर कार्बन है, कार्बन का दहन होगा तो बनेगा क्या? CO2 प्लस में क्या बनता है? H2O बनता है। प्लस में क्या बनता है? H2O बनता है। CO2 प्लस में क्या बनता है? H2O बनता है। और प्लस में उष्मा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो उष्मा को तो बाहर निकालना ही है, प्लस उष्मा बाहर निकलती है। H2O दो, दो और इसको करो आप दो, दो दुआ चार, चार कंप्लीट है। एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन और दो, चार ऑक्सीजन इधर लगाओ, दो, दो दुआ कितने ऑक्सीजन हो गए? चार ऑक्सीजन। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके अलावा कार्बन का दहन, कार्बन का दहन कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। C प्लस में O2 क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। कार्बन का दहन CO2, और प्लस में क्या निकलती है? उष्मा बाहर निकलती है। कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लिख दिया सबने? नहीं लिखा? उष्मा क्षेपी में लिखते जाना है आपको। लिख लो तब बता देना। लिखाऊं? लिखो, सभी दहन अभिक्रियाएं, सभी दहन अभिक्रियाएं उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती है। अधिकांश उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, अलग से पढ़ेंगे इनको। अधिकांश उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, अधिकांश उदासीनीकरण अभिक्रियाएं उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती है।
ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती है। फिर लिखो सड़ी गली वनस्पति, सड़ी गली वनस्पति के द्वारा कंपोस्ट का निर्माण, सड़ी गली वनस्पति के द्वारा कंपोस्ट का निर्माण, सड़ी गली वनस्पति के द्वारा कंपोस्ट का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना है। सड़ी गली वनस्पति के द्वारा कंपोस्ट का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अभी टाइम है, ऊष्मा शोषी के 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इसको अपन करते हैं रिपीट। ठीक है, ऊष्मा शोषी के अंदर लिखोगे आप जितने भी प्रकार के क्या है अपघटन, सभी प्रकार की अपघटन अभिक्रियाएं जो अपने पढ़ी है वो सारे के सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे। अपघटन वाले सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में लिखो आप प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण CO2 प्लस में H2O, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों का भोजन बनता है, बताओ क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? स्टार्च बनता है। ठीक है ना। और प्लस में वातावरण में ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है, C6H12O6। और प्लस में क्या बनती है? ऑक्सीजन वातावरण के अंदर क्या होती है? मुक्त होती है। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? इसका मतलब प्रकाश दिया जा रहा है, प्रकाश दिया जा रहा है, प्रकाश दिया जा रहा है मतलब ऊष्मा ग्रहण हो रही है। और ऊष्मा ग्रहण हो रही है तो ये कैसी अभिक्रिया बताओ? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहां लगाओगे 6 लगाओगे तो 6 कार्बन 6 कार्बन 6 दुआ 12, 6 दुआ 12 के बन गया ऑक्सीजन। 8 6 ऑक्सीजन, 8 लगाओ कितना? 6 6 दुआ 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन। तो 8 लगाओगा 6 6 दुआ 12 हाइड्रोजन, 6 दुआ 12 और 6 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन। 6 दुआ 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन। ये 12 क्या बन गए? हाइड्रोजन। और 6 क्या बन गए? कार्बन बन गए। इसका मतलब इस अभिक्रिया के अंदर क्रिया कारकों में दोनों तरफ क्या आएंगे? 6 और उत्पाद में ऑक्सीजन के साथ में क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मुस्कुराओ, क्या समझ को नहीं आई है? इन देखो, यहां पर देखो कार्बन की संख्या कितनी है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6। हिट एंड ट्रायल विधि हमें यह कहती है कि जब भी आप अभिक्रिया संतुलित करो ना, तो चाहे क्रिया कारक हो और चाहे उत्पाद हो, उसमें सबसे पहले उस यौगिक को चुनना चाहिए जो यौगिक सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। जो यौगिक सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन आपको इन बातों पर नहीं जाना। आप सीधा देखो, ये सबसे बड़ा यौगिक है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी संख्या के अंदर है? 12। इसके अंदर मैं कितना ऐड करूं या किस संख्या से गुणा करूं कि हाइड्रोजन 12 हो जाए? तो आप कहोगे 6 से। 6 से इसको गुणा किया, 6 दुए कितने हो गए? अब ये हाइड्रोजन क्या हो गया? 12। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। देखो हाइड्रोजन 12 हुआ, लेकिन ये 6 दुए कितने? 12। क्या है ये? ऑक्सीजन। और 6 क्या है? ऑक्सीजन। 6 दुआ 12, 12 और 6 क्या हो गया? 18। 18 के ऑक्सीजन, किन्ने? क्रिया कारक का नहीं। अब उत्पाद में भी अपन क्या करना पड़ेगा? 18 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो देखो 6 इंग सके 6 ऐड करांगा, 6 दुआ कितना हो गया? 12। 12 और 6 कितने हो गए? 18। इधर भी 18 ऑक्सीजन, इधर भी क्या? 18 ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन यहां पर कितना था? कार्बन पहले यहां पर कितना था? 1। यहां पर कार्बन कितना था? 6। इसके साथ में क्या ऐड कर दो आप? 6 ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा? कार्बन कितने बन जाएंगे? 6। उधर भी कार्बन कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। ठीक है। ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है?
ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, चलो जितने भी अपघटन के एग्जाम्पल लिखे हैं वो सारे इसके अंदर क्या करने हैं, आपको ऐड करने हैं। कर लोगे ना ऐड, लिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, या वही अपघटन वाले वहीं पर आप लिख देना ब्रैकेट में ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। सारी की सारी जितने भी अपघटन आपने पढ़े हैं वो सारे क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये आपने पढ़ी है ऊष्मा उत्सर्जन और ऊष्मा अवशोषण के आधार पर क्या पढ़ी है, अभिक्रियाओं के क्या पढ़े हैं, प्रकार पढ़े हैं। क्लियर है बात? कौन कौन सी होती है, एक तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की पहचान क्या है बताओ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की पहचान क्या है बताओ? ऊष्मा बाहर निकलती है, पात्र का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब पात्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तीसरा पहचान का तरीका डेल्टा एच। डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आपको पेपर में ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी पहचानने में दिक्कत हो तो देखो इधर, ये है A प्लस में क्या है B, और इससे क्या बन रहा है C प्लस में क्या बन रहा है D। अगर इसके साथ प्लस में क्या लिखी जाए, ऊष्मा या ऊष्मा की क्या लिखी जाए, मात्रा। ऊष्मा या ऊष्मा की क्या लिखी जाए, मात्रा। इसका मतलब कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर मैं इस प्लस से हटाकर इस ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा को बाहर लिखना चाहूं तो इसमें बराबर लगा करके, किस साइड, उत्पाद की तरफ बराबर लगा करके ये ऊष्मा लिखी जाएगी किस में, माइनस में। किस में लिखी जाएगी, माइनस में लिखी। जैसे जैसे अभी आपने एक संख्या पढ़ी थी 93.3 किलो जूल प्रति मोल। ये अभिक्रिया के साथ में तो क्या थी, ये प्लस में, लेकिन अभिक्रिया से अलग कर कर इसको लिखा जाएगा तो ये आएगी किसके अंदर, ये पहचान है किसकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। किसकी पहचान है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। क्लियर है बात है? ऊष्माशोषी प्रक्रम जो भी होगा इसके ऊपर लिखा जाएगा डेल्टा। क्या लिखा जाएगा, इसके ऊपर लिखा जाएगा क्या, तापमान। इसके ऊपर लिखा जाएगा क्या, ऊष्मा। क्या लिखा जाएगा, ऊष्मा। या फिर आपको याद रखना है ऊष्माशोषी प्रक्रम जो भी होगा अभिक्रिया के साथ में माइनस में लिखी जाएगी क्या, ऊष्मा। और ऊष्मा लिखी जाएगी, और याद रखना तीर का निशान किधर होगा, नीचे की तरफ। तीर का निशान किधर होगा, नीचे की तरफ। ये कौन सा प्रक्रम होगा, ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। पहचान सकते हो क्या, पहचान लोगे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहां पर अपने मिस्टेक हो गई है, मैंने इसको थोड़ा सा सुधार करके नहीं बताया आपको, ये याद रखना। जो माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की बुक है ना, उसमें ये दिया गया और ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। मैंने जो का जो बता दिया। कौन सा प्रक्रम है, देखो तीर का निशान क्या है, ऊपर है ना, ऊपर है। इसका मतलब याद रखना प्रक्रम कौन सा होगा, ऊष्मा। तो याद रखना है ये जो अभिकारक होते हैं ना, इसकी तो ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा, और उत्पाद की ऊष्मा क्या होती है, कम। कौन से प्रक्रम के अंदर, ऊष्माक्षेपी के अंदर। ठीक है, लिख लो आप, नोट लगा करके लास्ट में लिखो आप। ऊष्माक्षेपी में लिखो उत्पाद की कुल ऊर्जा। ऊष्माक्षेपी में लिखोगे उत्पाद की कुल ऊर्जा, उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारक की कुल ऊर्जा से कम होती है। उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारक की कुल ऊर्जा से कम होती है, कम होती है। उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारक की कुल ऊर्जा से कम होती है। कौन सी अभिक्रियाओं में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में। और याद रखना है ऊष्मा शोषी जो होती है उसमें क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। इसका मतलब अभिकारक की कुल ऊर्जा या ऊष्मा उत्पाद की कुल ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी के लिए, और ये किसके लिए, ऊष्माक्षेपी के लिए। इसको थोड़ा सही कर लेना। माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की पुरानी बुक जो है 2008 की,
उसमें ये गलत दिया गया है। और 11th क्लास की जो बुक है अभी एनसीईआरटी है, उसके अंदर डायग्राम से एंथैल्पी परिवर्तन को दर्शाया गया है, वहां पर ये क्या दिया गया है, सही दिया गया है। क्लियर है? वर्तमान में जो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अपन, उसमें रासायनिक बल गतिकी वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर इसको क्या दिया गया है, सही दिया गया है। ठीक है, तो बताते वक्त मैंने भी थोड़ा ओल्ड की तरह बता दिया, 2018 वाली में जो लिखा था वो, इसको सही कर लेना। ठीक है भाई। कल जो अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और अभिक्रियाओं में एक चीज बच जाएगी आपकी, ऑक्सीकरण और अपचयन। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन, तीन अभिक्रियाओं को आपको डेली रूटीन के अंदर क्या करना है, याद करना है। समझ में आ गई बात? पेपर में प्रश्न आएगा तो कहां से आएगा, एक तो द्विविस्थापन अभिक्रिया से पूछा जाएगा, या फिर पूछा जा सकता है कहां से, ऑक्सीकरण और अपचयन से। सीटी पेपर की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह।